अब हम डिस्कस कर लेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का इन अदर इंपॉर्टेंट लेक्चर मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझने से पहले चंद हिस्टोरिक फिगर्स का नाम लेना जरूरी है। नंबर फर्स्ट, मैक्स प्लैंक 20वीं सदी का सबसे मशहूर साइंटिस्ट जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स की बुनियाद रखी। मैक्स प्लैंक के मुताबिक जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हीट प्रोवाइड किया जाता है तो हीट प्रोवाइड करने पर वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। वो बॉडी हीटअप होने के बाद जो एब्जॉर्ब रेडिएशन होती है उस रेडिएशन को ये इमिट करता है। सबसे पहले मैक्स प्लैंक ने कहा था कि किसी भी हीटेड ऑब्जेक्ट से खारिज होने वाली जो रेडिएशंस होती है, जो शुआएं होती हैं, वो शुआएं कंटिन्यूस नहीं होती हैं, बल्कि वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स की शक्ल में हीटेड ऑब्जेक्ट से रेडिएशन खारिज होती है। इस एनर्जी के पैकेट्स को उन्होंने क्वांटा या क्वांटम का नाम दिया, लाइट के केस में जिसको फोटोन कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इस ऑब्जेक्ट को हीट किया, इस हीट एब्जॉर्प्शन हुई, हीट एब्जॉर्प्शन के बाद जो रेडिएशन इमिट हुई वो रेडिएशन इन एनर्जी पैकेट्स की शक्ल में थी मैक्स प्लैंक के मुताबिक, जिसको क्वांटा या इन केस ऑफ लाइट फोटोन का नाम दिया। इसी तरह से नेक्स्ट आइंस्टाइन बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम फिजिक्स है, उसके हवाले से आइंस्टाइन की कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। आइंस्टाइन के मुताबिक सूरज से पड़ने वाली लाइट वेव नेचर रखने के साथ साथ पार्टिकल नेचर के हामिल भी होता है। अनदर इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट डी ब्रोगली था। डी ब्रोगली के मुताबिक उन्होंने ड्युअलिटी ऑफ मैटर का असूल पेश किया। इसके मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, पार्टिकल होने के साथ साथ इसकी वेव नेचर भी हो सकती है। फिर अनदर इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक साइंटिस्ट हाइजेनबर्ग के मुताबिक जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करता है, अनलाइक नील बोहर के बरअक्स, इन्होंने कहा कि बैक वक्त इलेक्ट्रॉन की जो मोमेंटम होती है या उसके साथ जो एसोसिएटेड एनर्जी होता है या फिर उसकी पोजीशन होती है, दोनों को बैक वक्त मालूम नहीं किया जा सकता। ये चार साइंटिस्ट क्वांटम मैकेनिक्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत नुमाया मकाम रखते हैं। अब क्वांटम मैकेनिक्स के हवाले से जो एटम की बहुत जदीद शक्ल को पेश करता है, जिस तरह से बोहर ने कहा था कि न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में, फिक्स सर्कुलर पाथ में गर्दिश करते हैं, तो क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द किसी फिक्स सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करता। इलेक्ट्रॉन तमाम डायमेंशंस में मूव करता है और ये जो पाथ ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है ये सर्कुलर नहीं होता, ये इलेप्टिकल होती है। और फिर उन्होंने ये कहा कि ये पाथ फिक्स नहीं होती, इलेक्ट्रॉन तमाम डायमेंशंस में मूवमेंट शो करता है। मॉडर्न मैकेनिक्स के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस के गिर्द जो रेवोल्यूशन होती है वो बहुत स्पीड होती है। कहा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द बिलियंस ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड परफॉर्म करता है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है उससे एक क्लाउडी सा अपीयरेंस पैदा हो जाता है, जिसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहा जाता है। उसको हम यहाँ पे इस डॉट्स से शो कर सकते हैं, उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इस तस्वीर में आपको नजर आ रहा है कि यहाँ जो सेंटर होती है, सेंटर पे यहाँ पे क्लाउड जो है ज्यादा डेंस होती है, यहाँ पे डॉट्स ज्यादा डेंस है, और फिर बाहर की तरफ, एक्सटीरियर की तरफ जो डेंसिटी होती है क्लाउड की, वो डेंसिटी कम हो जाती है। सेंटर में जो क्लाउड डेंसिटी ज्यादा है वो वहां पे न्यूक्लियस, और जो क्लोजर शेल्स होती है वहां पे चार्ज डेंसिटी को ये क्लाउड डेंसिटी शो करता है, विच मीन्स के इकाई वॉल्यूम पे कितनी चार्ज स्प्रेड होती है। तो चूंकि यहाँ पे न्यूक्लियस और फिर जो क्लोज शेल्स होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे
क्लाउड की डेंसिटी ज़्यादा है। जैसे बाहर की तरफ जाया जाता है तो ये क्लाउड जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, जो चार्ज डेंसिटी की कमी को जाहिर करता है। फिर इसी तरह से मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता है, उसमें शेल्स, मजीद सब शेल्स और फिर ऑर्बिटल्स पे मुश्तमिल होते हैं। सब के शेल्स के अंदर सब शेल्स होते हैं और फिर ऑर्बिटल्स होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जैसे जो प्याज होती है, प्याज की जो ऊपर वाली तह होती है शेल, और फिर इसी तरह से उस निचली तह है वो उसके सब शेल्स और ऑर्बिटल्स को शो करता है। अगर हम ये देखें कि जो ऑर्बिटल होती है वो ऑर्बिटल दरअसल वो स्पेस न्यूक्लियस के बाहर वो स्पेस होती है, वो जगह होती है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होता है। तो हम ऑर्बिटल को द रीजन इन द स्पेस जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा हो, उस रीजन को न्यूक्लियस के बाहर, उस रीजन को हम ऑर्बिटल का नाम देते हैं इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक। मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ एटम के मुताबिक किसी भी एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स मुख्तलिफ शेल्स के लेयर्स के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले शेल होता है, फिर सब शेल होती है और फिर इसी तरह से ऑर्बिटल होता है। ये एक पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन इसका यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, जिसमें इस एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर जो ये जो इलेक्ट्रिकल पाथ है या इलेक्ट्रिकल ये शेल्स को शो कर रहा है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे बहुत सारे दूसरे भी लेयर्स मौजूद हैं। ये दूसरे लेयर्स यहाँ पे मैंने सब शेल्स को शो करने के लिए ड्रॉ किया हुआ है। तो ये लेट्स से यहाँ पे ये लेयर शेल को शो कर रहा है। हम जानते हैं कि शेल के अंदर मजीद जो है शेल की वो तकसीम होती है सब शेल के अंदर। तो शेल जो है लेट्स से हमारे पास सब शेल होती है और फिर इसी तरह से सब शेल ऑर्बिटल्स में डिवाइड होता है। तो जब हम ये देख ले कि शेल पर सब शेल की जो टाइप्स होती है वो 4 किस्म के सब शेल होते हैं, जिसमें एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल और एफ सब शेल। अगर हम इन सब शेल्स को देखना चाहे तो सब शेल जो है फर्दर ऑर्बिटल्स में स्प्लिट हुई होती हैं। एस सब शेल जिसकी जो शक्ल होती है वो स्फेरिकल होता है और फिर इसके अंदर एक एस ऑर्बिटल सिर्फ पाया जाता है और किसी भी ऑर्बिटल के अंदर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करने की जो कैपेसिटी होती है वो 2 होता है। कोई भी ऑर्बिटल ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर एकोमोडेट कर सकता है। फिर इसी तरह से पी सब शेल की अगर बात की जाए तो इसके अंदर 3 पी ऑर्बिटल्स होते हैं। पी सब शेल के अंदर 3 पी ऑर्बिटल होता है और ये 3 पी ऑर्बिटल डम्बेल शेप की होती है, जिसको यहाँ पे मैंने ये डम्बेल शेप इसको दिखाया गया। पी सब शेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन है वो 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं और फिर चूंकि पी सब शेल 3 ऑर्बिटल्स पे मुश्तमिल होता है और हर ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखे जाते हैं। तो ये बेसिकली पी एक्स होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, पी वाई होता है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, पी जेड होती है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन से अकोमोडेट हो सकते हैं। फिर हमारे पास तीसरी किस्म की जो सब शेल है उसको हम डी सब शेल कहते हैं। डी सब शेल में ऑर्बिटल की तादाद 5 है और फिर इन 5 जो डी ऑर्बिटल होती है उसके अंदर जो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डी सब शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट किए जा सकते हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन है। चूंकि डी सब शेल के अंदर 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं इसलिए इसके अंदर हर ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 5 to the 10 होगी। इसी तरह से अगर हम एफ सब शेल की बात कर ले तो एफ सब शेल के जो टोटल इलेक्ट्रॉन होती है उसके अंदर 14 होता है और एफ सब शेल की जो शक्ल होती है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है और इसके अंदर जो 14 इलेक्ट्रॉन्स है चूंकि 7 इसके अंदर ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं और 7 एफ ऑर्बिटल्स के हर ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट किया जाता है। इस तरह से टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो 14 एफ ऑर्बिटल में, एफ सब शेल में और हर ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 14 प्लेस किए जाते हैं। अगर हम इस
ये जो टेबुलर एक्सप्लेनेशन है शेल्स के और शेल के नाम की और सब शेल की, और फिर इसी तरह से उसमें जो भी ऑर्बिटल होता है। अगर हम नंबर ऑफ शेल्स वाइज देख ले, तो अगर हम पहले शेल के किसी भी एटम के पहले शेल की बात कर ले, तो उस पहले शेल का नाम है के शेल। के शेल के अंदर जो सब शेल होगा वो सिर्फ एक सब शेल एस होगा और ऑर्बिटल भी वन होगी। इसी तरह से दूसरे शेल की बात कर ले, दूसरे शेल का नाम है एल शेल और उसके अंदर जो ऑर्बिटल पी होगा, सब शेल पी एस और पी होगी, इसमें एस सब शेल एस भी होगा, इसमें सब शेल पी भी होगी, और इसी तरह से इसमें एस और पी ऑर्बिटल्स भी पाए जाएंगे। जब हम तीसरे शेल की बात करते हैं, इसको एम शेल कहते हैं। एम शेल के अंदर 3 किस्म के सब शेल्स पाए जाते हैं, एस पी डी, और इनके ऑर्बिटल्स भी यहाँ पाए जाते हैं। इसी तरह से हम चौथे शेल की बात कर ले, जिसको एन शेल कहा जाता है। इसमें भी 4 किस्म के यहाँ पे सब शेल्स पाए जाते हैं और इनके ऑर्बिटल्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं, एस पी डी एंड एफ। इसी तरह से अगर हम फिर फोर्थ ऑनवर्ड जो शेल्स होगा, फिफ्थ और सिक्स और सेवन जो शेल्स होंगे, उसमें जो सब शेल्स होंगे, ये सब शेल्स एस पी डी और एफ रिपीट हो जाएंगे।